अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने एंट्री टेस्ट के लिहाज से अपनी सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, आज का हमारा लेक्चर है उसी ही सीरीज़ में से एंट्री टेस्ट की पॉइंट्स फार्मूलाज अबाउट चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, हमने जिसको स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर में से आज के हमारा टॉपिक रहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इनको हम अप्लाई कैसे करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, और इनसे मुतालिक अगर हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs आ जाएं तो उनको हम किस तरह से वहाँ उन MCQs को सॉल्व करना है और उनके अंदर कैसे हमने फार्मलिज्म इस्तेमाल करने हैं, तो उससे मुतालिक सारी शॉर्ट ट्रिक्स और कीज़ मैं आज आपको बताने लगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिनके बारे में आपने पढ़ा था कि भाई ये 1 डायमेंशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है, 1D के अंदर एप्लीकेबल है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। ठीक है बेटा। इनको एक और नाम दिया जाता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। मोशन के लिए ये हमारे पास इक्वेशंस वैलिड रहती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस, फर्स्ट इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान में ताल्लुक को, रिलेशनशिप को जाहिर करती है। सेकंड इक्वेशन S बराबर है VRT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि फासला, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशनशिप को जाहिर करती है। फिर हमारे पास बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशनशिप को जाहिर करती है। अब तीनों इक्वेशंस के लिए सबसे पहले हम इनको बेटा आगे फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे, ये बात नोटिस करने की है, जो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। फासला हमेशा स्पीड, एवरेज और टाइम के प्रोडक्ट से आपको हासिल होगा। एवरेज स्पीड को हमने डिफाइन किया था V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। कब? जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो। ये सबका लेक्चर के अंदर हम इस बेटा कंडीशन को देख चुके हैं, डिस्टेंस सेम रहने चाहिए, जबकि आपके पास जो स्पीड्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। उस वक्त आप एवरेज कैसे फाइंड करते थे? दोनों स्पीड्स को जमा करके उसकी तादाद पर तकसीम करना और टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। अगर इसी फार्मूला को V एवरेज दूसरे रिलेशन के लिए देखना चाहें जहां पर आपके पास टाइम सेम हो, सेम टाइम के लिए अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें और V1 इज नॉट इक्वल टू V2, जितनी स्पीड्स हैं ये आपस में बराबर ना हो, तो इसी फासला का फार्मूला आपके पास 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू टाइम का फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लिखना चाहेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखी जाएगी? x इज इक्वल टू VRT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसको मैंने एक लेवल से चेंज किया हुआ है। x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, VIX इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, प्लस माइनस A ऑफ x यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब प्लस जाहिर कर रहा है कि कभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन यानी कि मस्बत हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कभी हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। ये कब हमारे पास होता है? हमने साहब का लेक्चर के अंदर देखी थी कि अगर तो फोर्स और वेलोसिटी, किसी भी जिस्म के लिए फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं तो उस वक्त वेलोसिटी या उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। अब इंक्रीजिंग स्पीड के साथ जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव। अगर तो किसी भी एक बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स और उसकी जो वेलोसिटी है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ जाएं, हियर इज अपोजिंग फोर्स हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो, तो इन दोनों के लिए आपने साहब का लेक्चर के अंदर भी नोट किया होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहा जा रहा होता है। उसके लिए आपने यहाँ पर नेगेटिव का फैक्टर असाइन करना है। इसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस अगर इसको देखना चाहेंगे तो y से रिप्रेजेंट करना है। VIY इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस माइनस हाफ वर्टिकल एक्सेलरेशन और t का स्क्वायर। प्लस माइनस का फैक्टर यहाँ पर भी हमने दो चीज़ों के लिए कि अगर तो हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तब हमने प्लस यहाँ पर लिखना है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उस वक्त नेगेटिव का साइन वहाँ से हमने बेटा यहाँ वैल्यू ऑफ द सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। वो कैसे? उसके लिए बेटा हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। अगर तो ऐसे हो जाए कि एक जिस्म है जिसको इनिशियल वेलोसिटी VI के साथ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया गया,
तो इसके ऊपर फोर्स ग्रेविटी की, ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। अब हर लम्हा, हर टाइम टू टाइम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी से इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव होगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करनी है वर्टिकल लेवल के लिए। दूसरा केस ये है कि अगर तो किसी एक बॉडी को किसी एक हाइट से छोड़ दिया जाए, लीव कर दिया जाए, तो फोर्स भी उसी ही डायरेक्शन में है और उसकी वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन है। हर लम्हा टाइम टू टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, तो बढ़ती हुई वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो उस वक्त पॉजिटिव जब इसे किसी हाइट से छोड़ेंगे। अगर तो किसी इसे इनिशियल लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अप थ्रो किया जा रहा है तो उस वक्त यहाँ पर बेटा क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। पहले जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, तो इस लेवल के ऊपर हमने मस्बत साइन को इस्तेमाल करना है। तो ये सारे केसेस थे हमारे पास। इसके बाद अगर हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडीज हों, अच्छा हम ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए असर फ्री फॉल के अंदर आ रहे हो, तो उस वक्त हमने क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए देखें ये इसके बराबर होगा। ये हमें हासिल कैसे होता है? फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए देखें, जिस्म इब्तदाई तौर पर रेस्ट की हालत में होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। और अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि अगर तो बॉडी जमीन की तरफ आ रही हो तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए बेटा आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन को मस्बत लेना होता है, आपके पास पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। अब इसी चीज को आपने यहाँ पर पुट करना है। वर्टिकल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कैसे किया था, y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, जस्ट आपके पास हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन आपके पास किसकी सूरत में आ रहा है, जी की सूरत में आ रहा है, तो उसको यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया। अब एक फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है कि अगर हमारे पास वो पूछ ले कि इतने सेकंड के बाद डिस्टेंस क्या होगा, आफ्टर 4 सेकंड्स, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करता है। एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, इतने टाइम के बाद उसका क्या होगा, आफ्टर 3 सेकंड क्या कुछ उसका डिस्टेंस होगा। अगर मुकम्मल कोई टाइम हमें बता देता है, उसके बाद हमसे पूछ लेता है कि उसका डिस्टेंस क्या है, तो आपने बेटा ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। जिस भी सेकंड के लिए उसने हमें कहा है उसके लिए आपने फासला मालूम करना है, वैल्यू रिप्लेस करनी है, और S1 यहाँ पर हमारे पास बेटा जो वैल्यू है वो है हाफ जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हाफ, और T हमने n पुट करना है, टाइम के लिए फैक्टर ये पुट किया जा रहा है यहाँ पर, आप n स्क्वायर पुट करेंगे तो आपके पास T स्क्वायर आ जाएगा। अब गौर कर लें, हम आफ्टर 4 सेकंड किसी भी एक बॉडी का क्या कुछ डिस्टेंस होगा, तो S4 मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 स्क्वायर, और S1 की वैल्यू आपके पास है बेटा हाफ जी के। आप इसको रिप्लेस करें, 16 जी डिवाइडेड बाई 2 आपके पास इज इक्वल टू रहेगा 8 जी के, और जी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 4 सेकंड के बाद कितना कुछ इसका फासला हो जाएगा, वो आप बता सकते हैं फ्री फॉल के अंदर आती हुई बॉडी के लिए। ठीक है बेटा, ये हमने रिलेशन इस्तेमाल करने होते हैं। अगर तो हमारे पास जस्ट मूव कर रहा हो, अब मूविंग बॉडी के लिए दो तरह से है हमारे पास, एक तो ये है कि फ्री फॉल के अंदर आ रहा हो, एक ये है कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर मूव कर रहा हो। तो पहला केस हम यहाँ पर जो देखेंगे वो हमारे पास है फ्री फॉल के लिए। ठीक है बेटा, किसी एक सिंगल सेकंड के ऊपर, थर्ड सेकंड के ऊपर, सेकंड के ऊपर क्या कुछ डिस्टेंस है, फोर्थ सेकंड के ऊपर क्या डिस्टेंस है। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा कि आफ्टर द 4 सेकंड के लिए मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा। बाज दफा वो सवाल आपसे कर लेते हैं कि थर्ड सेकंड पर क्या कुछ उसका फासला होगा, फोर्थ सेकंड पर उसका क्या कुछ फासला होगा। उस वक्त जो हमने डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करना है बेटा, वी आई प्लस यहाँ पर हाफ और उसके साथ ये 2n/-1 का रिलेशन आपने इस्तेमाल करना है। अब अगर फ्री फॉल के अंदर बॉडी आ रही होगी, फ्री फॉल में यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ज़रिए असर नीचे की तरफ बॉडी आ रहा होगा, तो उस वक्त जस्ट हमने क्या करना है बेटा, इनिशियली तौर पर बॉडी वैसे भी रेस्ट की हालत में होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, बाकी ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा 2n-1 के फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। या आप सिंपल ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि थर्ड सेकंड के ऊपर क्या कुछ फासला होगा, वो आपने 2n-1 इंटू S1, n की वैल्यू 3 पुट कर लेनी है। S1 यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि ये
g/2 यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आपके पास हाफ होता है। तो ये वो शॉर्ट फार्मूलिज्म है जिनको आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर करते हुए आपने अप्लाई करना है। इसके बाद आपके पास बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है आपके पास 2as बराबर है vf² माइनस vi²। आप s फासला के लिहाज से बात करना चाहते हैं तो 2a को दूसरे फैक्टर के नीचे डिवाइड कर लें। s इज इक्वल टू vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2a। हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर तो बॉडी हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर मूव कर रही हो उस वक्त आपने जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना होता है वो x से रिप्रेजेंट करते हैं और इधर से फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट उसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट उसका स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस करेंगे और आपके पास 2a डिवाइड कर लेना है इसके नीचे। अगर तो वर्टिकल लेवल के ऊपर मूव कर रहा होगा वर्टिकल मोशन के लिए तो आपने इसी ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लिखना है? आपके पास फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी उसका स्क्वायर, उसमें से माइनस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसका स्क्वायर और 2a पर इसको डिवाइड कर लेना है। आपने किसी एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया है तो कितनी वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकता है उसके लिए बेटा आपके पास ये फार्मूला होता है, h बराबर होता है vi² डिवाइडेड बाई 2g। अब इसको हमने कैसे हासिल किया? देखिए हाईएस्ट पॉइंट के पर जब भी बॉडी पहुंचता है एट हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी हमेशा जो फाइनल वेलोसिटी है vfy वो 0 को अप्रोच करती है। इनिशियल तौर पर तो कोई ना कोई आपने इनिशियल वेलोसिटी तो लाजमी दी होगी, ये कुछ ना कुछ वैल्यू अपने पास रखेगी। तो आपने क्या करना है इसी ही रिलेशन के अंदर वर्टिकल लेवल के ऊपर क्या कुछ उसका यहाँ डिस्टेंस हो सकता है इसके अंदर पुट करना चाहें आपकी मर्जी। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर चले हैं, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 आपके पास, ये आपके पास क्या बनेगा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके अंदर एक बात नोटिस करने की है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया कि जब भी अजसाम को हम ऊपर की तरफ भेजते हैं तो उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है और डिक्रीज होती हुई वेलोसिटी के लिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव और रिटार्डेशन डिसेलेरेशन होगा। एक नेगेटिव का फैक्टर वो आएगा यहाँ से, ठीक है, डिसेलेरेशन की वजह से, और एक नेगेटिव का फैक्टर ये है। दोनों नेगेटिव फैक्टर कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास vi² डिवाइडेड बाई 2g। तो आप जिस लिहाज से आप इसको लिखना चाहें तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और भी कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है जो अमूमी तौर पर आपकी एफएससी बुक के अंदर इसको यूटिलाइज किया गया है कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं अजसाम की जो मोशन है इस तरह की होती है कि वेक्टर्स की आप एज अ स्केलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब आप किसी एक वेक्टर को स्केलर कंसीडर कर सकते हैं, आप स्पीड को वेलोसिटी की जगह पर रिप्लेस कर लें या वेलोसिटी को स्पीड की जगह पर रिप्लेस कर लें, इट्स ओके, कोई परेशानी नहीं है। उसकी वजह वेक्टर दो चीजें रखता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क ना पड़े तो आप वेक्टर को स्केलर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन हो यानी कि यूनी डायरेक्शनल मोशन हो या स्ट्रेट लाइन मोशन, आपने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया होगा 9th क्लास के अंदर, उसमें कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है वो दोनों चीज़ें नहीं बदलती। तो इसीलिए अक्सर स्पीड को वेलोसिटी के तौर पर, वेलोसिटी को स्पीड के तौर पर, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के तौर पर, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा होता है। और एक और बात भी यहाँ से ली जाती है कि अगर तो ख़त मुस्तकीम के अंदर यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो किसी भी जिस्म के लिए तो आप क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसा कि एक्सेलरेशन है, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उनको आपने एज नेगेटिव, अगर तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है तो आप इनको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एक ये कंसेप्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो दोनों कंसेप्ट आपके वैलिड हैं, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहेंगे यही सारी कैलकुलेशंस होंगी आपके पास। क्लियर? इसके बाद है बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि अगर तो कोई एक अपोजिंग फोर्स लगा दी जाए, अपोजिंग फोर्स के ज़ेर असर ये कोई भी एक बॉडी है जो मूव करते हुए आखिर में जाकर स्टॉप हो जाता है, तो उसके लिए वो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा। अब देखिए मैंने एक ही चीज़ इस्तेमाल की है, आपने अभी रिलेशन देखा है फासला के लिए vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2 है। अब एक ही जगह पर सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हुए f बराबर है m में, ठीक है बेटा, अगर एक्सेलरेशन हमने हासिल करना है तो f डिवाइडेड बाई m इसको लिखना है, ठीक। 1/2 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है तो आप इस वैल्यू को देखें, m डिवाइडेड बाई f, एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने लिखा है 1/2 ऑलरेडी मौजूद था, इधर से vf² माइनस vi² मैंने पुट किया हुआ है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब बॉडी मुकम्मल स्टॉप हो जाए, स्टॉप होने के बाद फौरन से आखिर में उसकी जो बेटा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी
वी एफ वो जीरो को अप्रोच करती है तो वी एफ के जीरो हो जाने की वजह से आपके पास एस बराबर होगा एम डिवाइडेड बाई 2f, और इधर से वी स्क्वायर आपने लगा देना है इन जनरल। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसी भी एक बॉडी के लिए अगर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है तो आपको एम ओवर एफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड करता, वो बॉडी का मास बता देता है कि इतनी अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर अमल कर रही थी, इतनी कुछ वेलोसिटी के साथ इब्तदाई तौर पर जा रहा था, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना बनेगा, तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। अब हो सकता है कि वो ये कह दे कि एक बॉडी था जो इनिशियली तौर पर इस वेलोसिटी के साथ जा रहा था, इतना कुछ उसके ऊपर एक्सेलरेशन आता है, अब उसके ऊपर एक स्टॉपिंग फोर्स अप्लाई होती है और वो बॉडी स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, तो आपने बेटा ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। तो ये थे बेटा कुछ हमारे क्रिटिकल पॉइंट और कुछ फार्मूलिज्म जो कि शॉर्ट टेक्स्ट के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है, खास करके इक्वेशन ऑफ मोशन से। और इक्वेशन ऑफ मोशंस के कुछ अंदाज भी मैं अपने सबका लेक्चर के अंदर आपको जो टॉपिक टू टॉपिक रिकॉर्डिंग है उसके अंदर बता चुका हूं कि कौन सी इक्वेशन को आपने कब इस्तेमाल करना है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, जो चीज मिसिंग होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट नहीं देता। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एस मिसिंग है, मतलब फासला के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो अगर तो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फासला की इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहली मसावत को इस्तेमाल ना करें, बाकी दो मसावत को ट्राई कर लें। दूसरी मसावत को देखें, इसके अंदर उसने फाइनल वेलोसिटी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अगर तो फाइनल वेलोसिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को न टच दें, अपना टाइम वेस्ट न करें। आप थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्राई करने की कोशिश करें। थर्ड इक्वेशन के अंदर है, आपके पास यहाँ पर उसने टाइम का फैक्टर नहीं दिया, तो टाइम का फैक्टर अगर आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में नहीं है तो उसे ना यूज करें, टाइम ना वेस्ट करें, बल्कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करें और वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।